तो गाइस अभी हम लोग बहुत ही पीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग 6 से 7 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, है ना, वायरल इन्फेक्शन के बारे में, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के बारे में, पीडियाट्रिक टीबी के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट द हाँ, तो ये वायरल इन्फेक्शन होगा तो ठीक है। Then we will discuss about the diarrhea in pediatric. Then we will discuss on topic nutrition and malnutrition. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑलमोस्ट ये 7 टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो ये लेक्चर है इसमें मैं लिखूंगा नहीं, बोलूँगा, ठीक है। तो जहाँ ऐसा लगेगा कि समझा सकता हूँ तो उसमें मैं लिख के समझा दूंगा। बाकी ये पूरा जो है वॉइस रिकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। तो स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन पढ़ेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़े ना। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, अपना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अब जो स्टेफाइलोकोकस होता है बेसिकली, ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस वगैरह आते हैं। ये कोगलेस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये कोगलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस होता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं इसमें कोगलेस एंजाइम बेसिकली होता है। और वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि, कुछ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कोगलेस निगेटिव होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कोगलेस निगेटिव स्टेफाइलोकोकस। और बेसिकली जो कोगलेस निगेटिव स्टेफाइलोकोकस होता है वो स्किन में होता है, मेनली वो इन्वॉल्व करता है स्किन में। पर जो कोगलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस होता है वो बेसिकली एक्जिला को, पेरिनियल एरिया को, ये सबको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब भाई इसका इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। अच्छा, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियन से क्या होता है, कोगलेस पॉजिटिव होता है। और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स हो गया, स्टेफाइलोकोकस डर्मेटाइटिस हो गया, तो ये बेसिकली दीज आर द कोगलेस निगेटिव स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। देखिए जो बेसिकली दीज इन्वॉल्व द स्किन। देन गाइस हम लोग बात करेंगे इसका ये कैसे स्प्रेड होते हैं। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। फोमाइड से भी हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से हो सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे फरंकल हो सकता है, कार्बंकल हो सकता है, अपसेस हो सकता है ना। और फेसिया को इन्वॉल्व करके नेक्रोटाइजिंग फेसियाटिस कर सकता है। और एक आपने सुना होगा, अपने सुना है क्या, स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट सिंड्रोम, स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम गाइस। तो ये भी हम लोग ने सुना है। तो एक ए हो सकता है ना। तो ए इन्फेक्शन कराते हैं। उसके बाद कॉमन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे साइनो, जैसे जिसमें स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट सिंड्रोम में क्या होता है, बुल्ले फॉर्म होते हैं, जैसे अपने को पता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है इम्पेटिगो करके होता है बच्चों में, जो कि स्टेफाइलोकोकस कराता है। वहाँ पे येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, वहाँ पे मतलब क्रैक्स वगैरह बन जाते हैं लिप्स के अराउंड, ठीक है। अब कॉमन में देखें तो साइनोसाइटिस हो गया, ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया हो गया, ठीक है, इम्पाइमा हो गया। तो ये सब चीज़ें भी स्टेफाइलोकोकस कराता है, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस बेसिकली ना एम्पाइमा, एब्सेस वगैरह, वो बेसिकली ये रैपिड प्रोग्रेसिव होता है। कुछ में देखा गया कि एंडोकार्डाइटिस करा सकता है, पोस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद एंडोकार्डाइटिस वगैरह भी होते हैं। जैसे अपने पता है रिमोटिक फीवर वगैरह अपन ने पढ़ा हुआ, तो उसमें अपने को ये चीज़ें दिखती है ना। देन गाइस वी विल डिस्कस, जैसे पेन कार्डाइटिस वगैरह कराता है, पेरिकार्डाइटिस भी करा सकता है ये, ठीक है। उसके बाद गाइस जैसे आगे आगे बताऊँ तो ये सी एन एस में मेनिंजाइटिस भी करा सकता है। और मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में देखूँ तो यहाँ पे ओस्टियोमाइलाइटिस करा सकता है, ठीक है। पायोमायोसाइटिस करा सकता है, मतलब मसल में इन्फ्लामेशन और पस फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे। पेरिकार्डाइटिस करा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करा सकता है। देन गाइस अभी तो ये हो गया, हम लोग ने ये सब देख लिया। उसके बाद एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करके गाइस अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, पूरी बॉडी की जो चमड़ी होती है उससे निकल जाती है, ठीक है। तो ये भी मतलब एक बहुत ही सीवियर केस होता है। ये जो होता है आफ्टर ड्रग देखा गया कि कॉमन है, आफ्टर ड्रग देखा गया है क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है, ठीक है। देन गाइस हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जैसे एक ये हो गया है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। तो ये करा सकता है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे भी क्या होती है, चमड़ी जो होती है वो निकल जाती है। बेसिकली ऐसा माना गया कि वो ड्रग देने के बाद जो रिएक्शन होता है बेसिकली इसमें, इसमें, ठीक है।
और एक गाइज और होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट मरसा करके गाइज इन्फेक्शन होता है। तो मरसा में बेसिकली हम लोग ड्रग कौन कौन सा यूज करते हैं, बेसिकली वेंकोमाइसिन, लिनोजोलिड और टिकोप्लानिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मरसा में होने वाले ड्रग कौन कौन से होते हैं, टिकोप्लानिन, लिनाजोलिड और वेंकोमाइसिन। तो वेंकोमाइसिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, देन लिनेजोलिड होता है, जेन टिकोप्लाज्मिन होता है। तो अच्छा, टॉक्सिक शॉर्ट रेनोड में हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ब्लड कल्चर करा के उसमें एंटीबायोटिक हम लोग चालू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होता है, जो कि बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो उसके बहुत सारे स्ट्रेन होता है, तो अलग अलग टाइप का स्ट्रेन अलग अलग इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्ट्रेन अपने को देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली और अच्छा, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन बेसिकली किस में दिखता है, या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में दिखेगा, या तो एक्सट्रीम एज वाले में दिखेगा। एक्सट्रीम एज वाले या तो बहुत छोटा बच्चा है या तो बहुत बड़ा है, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन में कोई डिस्फंक्शन है इसकी वजह से दिख सकता है, या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है, सॉरी क्रोनिक कोई पहले से इन्फेक्शन चल रहा है। तो ये सब बेसिकली दीज आर द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट विच कैन कॉज दी न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब न्यूमोकोकल इन्फेक्शन बेसिकली क्या क्या मतलब करा सकते हो, निमोनिया करा सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करा सकता है, जो कि सीवियर होते हैं, निमोनिया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। और जो कि लेस सीवियर वाले हैं वो होता है ओटाइटिस मीडिया, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस करा सकता है, जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। तो गाइस न्यूमोकोकल इन्फेक्शन क्या हो गया, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कराता है। तो बेसिकली क्या करता है, सीवियर वाला है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, सेप्टिसीमिया हो गया, बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, और जो बेस पे होते हैं ओटाइटिस मीडिया वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये न्यूमोकोकल इन्फेक्शन करा सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो ये करा सकता है। अब गाइस डायग्नोसिस का हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन का करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिकली ब्लड कल्चर हम लोग कराते हैं, ठीक है, ब्लड कल्चर कराते हैं, या फिर उसके बाद उसके अलावा हम लोग क्या ग्राम स्टेनिंग करा सकते हैं, पीसीआर हम लोग करा सकते हैं, मेनिंजाइटिस है तो सीएसएफ एग्जामिनेशन हम लोग करा सकते हैं, ठीक है, लंग में है तो प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन हम लोग करा सकते हैं, ठीक है, उसका भी हम लोग पीसीआर वगैरह भेज सकते हैं। अब डायग्नोसिस क्या है इसका, गोल्ड स्टैंडर्ड ब्लड कल्चर वगैरह मैंने बताया। ट्रीटमेंट हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, और बेसिकली स्टेफाइलोकोकस होगा तो उसमें हम लोग एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन वगैरह हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन वगैरह, ठीक है। और सेप्ट्राक्सोन, उसके बाद हम लोग सेप्ट्राक्सोन भी इसमें हम लोग दे सकते हैं, सेप्ट्राक्सोन भी हम लोग दे सकते हैं। सेकेंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे आते हैं गाइस, तो होता है कोर्नियो डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इसमें भी क्या होता है, ये कोर्नियो बैक्टीरियम डिप्थेरिया नाम से होता है। इनमें भी क्या होता है, 2 से 5 डी में जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें 2 टॉक्सिन रखते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। तो बेसिकली एक्सोटॉक्सिन जो होता है ज़्यादा डैमेजिंग होता है, ये सिस्टमिक और लोकल पे इफेक्ट करता है। तो बेसिकली जहाँ पे एक्सोटॉक्सिन जाएगा वहाँ पे नेक्रोसिस कर देगा एपिथेलियल सेल का। उसकी वजह से क्या होता है, एपिथेलियल सेल का जैसे नेक्रोसिस वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिलामेंट लाइक मटेरियल, थीक फिलामेंट लाइक थीन जो होता है, थीक फिलामेंट लाइक मटेरियल वहाँ पे कॉज होता है। उसी को वैसे स्यूडो मेम्ब्रेन होता है बेसिकली, और होता है ब्लीड टच करने वो ब्लीड कर देता है, ठीक है। तो एपिथेलियल जो होती है सेल जो होती है उसकी निक्रोसिस होती है, वही स्यूडो मेम्ब्रेन आगे जाके बनती है। और डायग्नोस करते करते इसको नॉर्मल और डिप्थेरिया से, कि दूसरा कोई डायग्नोसिस तो नहीं बन रहा है कंपेयर टू डिप्थेरिया। जैसे टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो गया तो उसमें भी मेम्ब्रेन बन जाते हैं। तो डिप्थेरिया का है कि टॉन्सिलाइटिस का है, तो कैसे हम लोग डिस्कस वो करेंगे। तो टच करने में ब्लीड करता है डिप्थेरिया वाला, ठीक है। तो ये बहुत ये इंपॉर्टेंट होगा। अब डिप्थेरिया में टाइप होता है, जैसे फॉसियल होता है, नेजल डिप्थेरिया होता है, और लरिंजोट्रैकियल डिप्थेरिया होता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे अब फॉसियल में होता है, तो फॉसियल को ही बोलते हैं हम लोग टॉन्सिलोफेरेंजियल। टॉन्सिलोफेरेंजियल हो गया, नेजल हो गया, और लरिंजोट्रैकियल। मतलब टॉन्सिलोफेरेंजियल, नेजल हो गया, और ट्रैकियोफेरेंजियल। अब गाइस देखते हैं, जैसे डिप्थेरिया ट्रैकियोफेरेंजियल सॉरी टॉन्सिलोफेरेंजियल हो गया, तो ये क्या क्या करते हैं, वहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन दिखेगा पैलेटिन टॉन्सिल पे, ठीक है। बुल नेक अपीयरेंस वहाँ पे मिलता है, क्योंकि लिम्फ नोड वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। डिस्फेजिया अपने को दिखता है, ठीक है, वहाँ पे डिस्फेजिया अपने को दिखता है, ठीक है। नेजल, क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड क्या होता है, वहाँ पे डिस्फेजिया मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेजल डिप्थेरिया क्या होता है, बेसिकली गाइस वहाँ पे एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगते हैं, नोज से एक्सेसिव सिक्रीशन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है यहाँ पे एक्सोसिएशन ऑफ द अपर लिप, मतलब अपर लिप जो थी उखड़ने लगती है वहाँ पे। उसके बाद होता है, पहला तो हम लोग ने देख लिया, पहला हम लोग ने क्या दिया, टॉन्सिलर फेरेंजियल, दूसरा दिखा नेजल, तीसरा दिखा हम लोग ने लेरेंजो ट्रैकियल। तो उसमें भी गाइस क्या होता है, यहाँ पे स्ट्राइडर वगैरह अपने को सुनाई देते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, वहाँ पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे स्ट्राइडर और ARDS अपने को मिलता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस,
तो ये इंपॉर्टेंट हो गया गाइस, है ना। अब इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं डिप्थीरिया के, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर करा सकता है, मायोकार्डाइटिस करा सकता है, मायोकार्डाइटिस करा सकता है ये, ठीक है। मायोकार्डाइटिस के बाद ये पैलेटल पाल्सी करा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस इसका है, ये पैलेटल पाल्सी करा सकता है डिप्थीरिया, पैलेटल पाल्सी करा सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूलर पाल्सी भी करा सकता है, मतलब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व किएगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर करा सकता है। हार्ट को इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे मायोकार्डाइटिस, उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अरिथमिया, सडन डेथ वगैरह हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में याद रखना पैलेटल पाल्सी होता है, इसकी वजह से नेजल ट्वेंग और नेजल रिगर्जिटेशन वगैरह मिलता है अपने को। ओक्युलर पाल्सी भी करा सकता है ये, ठीक है। रीनल में ओलिगो यूरिया, प्रोटीन यूरिया करा सकता है, तो किडनी डैमेज भी कर सकता है ये डिप्थीरिया, है ना। उसके बाद हम लोग गाइस आगे देखते हैं, तो ये हम लोग ने देख लिया। तो नेक्स्ट अपना जो है ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, और कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। या और कल्चर और स्टैनिंग हम लोग कर सकते हैं, कल्चर और स्टैनिंग हम लोग इसमें क्या करते हैं डिप्थीरिया में कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में हम लोग आते हैं, इसमें एंटीबायोटिक जो होते हैं पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन वगैरह चलते हैं, और पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं फॉर 2 to 3 वीक के लिए। और इसमें जो एंटीबायोटिक चलती है पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन हम लोग वगैरह दे सकते हैं। और एक होता है एक्टिव डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ठीक है। एक टॉक्सिन भी हम लोग लगा सकते हैं, एक्टिव डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो होता है ये भी लगा सकता है, तो एक्टिव इम्यूनिटी देता है, ठीक है। तो ये अपने को एक्टिव इम्यूनिटी देता है। या फिर इसका जो इम्यूनोग्लोबुलिन भी इसका हम लोग लगा सकते हैं, जो कि पेशिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो गाइस ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग ने आगे देखते हैं, अब एंट्री टाइफाइड गाइस अपने को बहुत आसान होता है। टाइफाइड अपने को पता है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, ये फीको ओरल रूट से बेसिकली फैलता है इसमें। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इंटेस्टाइल जो जो इंटेस्टाइल होता है म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा के बाद हो जाता है लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में बेसिकली लिम्फेटिक लिम्फ नोड में आता है। लिम्फ नोड जैसे पहले कहाँ जाएगा, जैसे गैस्ट्रिक बैरियर क्रॉस करेगा तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसके म्यूकोसा में जाता है, तो उसके बाद वो जाएगा अपना लिम्फेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद बेसिकली ये अपना जो मेजेंटिक नोड्स वगैरह है ना, मेजेंटी वगैरह उसको इन्वॉल्व करेगा और आगे जाके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह देता है। मतलब वो म्यूकोसा के बाद वो लिम्फ नोड वगैरह में जाके अपना क्लिनिकल फीचर्स वगैरह देता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से म्यूकोसा में गया, फिर नोड्स में गया, और उसके बाद वो आगे इसे फैलते रहता है, ठीक है। उसका प्री प्लेडर पैटर्न में फीवर देता है, इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया अपने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया अपने को मिलता है। कुछ परसेंट में कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है कुछ पेशेंट में, है ना। ये हो गया। अगर जो कि अनट्रीटेड टाइफाइड है ना तो वो कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ फुल इरिडिकेशन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गाइड टैबलेट क्या देख सकते हैं, तो हम लोग अगर सीवियल वगैरह सेफ्ट्राक्सोन वगैरह दे सकते हैं, जिथ्रोमाइसिन वगैरह दे सकते हैं, और फ्लोरोक्विनोन वगैरह हम लोग देखते हैं। तो फ्लोरोक्विनोन, जिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिन, सेफ्ट्राक्सोन, ये सब मेडिसिन चलती हैं इसमें। टेस्ट में हम लोग विडाल टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं। तो पहले वीक में ब्लड कल्चर, फिर एंटीबॉडी IgM, वही विडाल हो गया, फिर स्टूल कल्चर, फिर यूरिन कल्चर, ठीक है। तो ये हम लोग करा सकते हैं। अब इसमें विडाल में भी देखने को मिलता है कि ए कौन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीजन है, तो उसके हिसाब से वो पॉजिटिव आता है। ए है समझना, ओ AH है कि PH है, तो वो एंटीजन के हिसाब से होता है ना। ये हो गया। इसमें हम लोग सेकेंड लाइन दे एमोक्सिसिलिन और क्लोट्रेमेक्सोजोल वगैरह भी हम लोग इसमें भी दे सकते हैं पेशेंट में एज ए सेकेंड लाइन। अब देखो गाइस सेफिक्सिन में क्या डोज क्या होता है, 20 mg पर kg पर डे। जिथ्रोमाइसिन 10 to 20 mg पर kg 20 mg पर डे होता है, और सेफिक्सिन का होता है 20 mg पर kg पर डे, और जिथ्रोमाइसिन का 20 mg पर 10 to 20 mg पर डे। ये पीडियाट्रिक डोज बता रहा हूँ। अब भाई लेप्टोस्पायरोसिस बता रहा हूँ क्या होता है। लेप्टोस्पायरोसिस बेसिकली रैट के यूरिन से बेसिकली क्या बोला जाता है, मेनली इसका रैट के यूरिन से ही होता है ये, और भी हुए हैं, पर मेनली ये रैट के यूरिन से होता है। कंटेमिनेटेड रैट यूरिन की वजह से ये होता है लेप्टो, ठीक है। तो लेप्टो में बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये बेसिकली 1 से 2 इसका इंक्यूबेशन पीरियड, किसी किसी में असिम्टोमेटिक होता है, असिम्टोमेटिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली फेब्राइल इलनेस कर सकता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस कर सकता है, हिपेटोरिनल सिंड्रोम भी कर सकता है, जिसको बोलते हैं विल्स डिजीज।
तो हिपैटोरीनल सिंड्रोम भी ये कर सकता है, ठीक है, जिसको विल्स डिजीज भी अपन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन विल्स डिजीज। तो विल्स डिजीज में गाइस यही होता है कि हिपैटोरीनल सिंड्रोम मिलता है, किडनी पहले लिवर डैमेज होता है, फिर बाद में किडनी डैमेज होती है, तो जॉइंडिस, हिपैटोमेगली, टेंडरनेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटोरीनल सिंड्रोम, और क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। जॉइंडिस मिलता है, हिपैटोमेगली मिलता है, टेंडरनेस इन राइट अपर कॉर्निया मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिनोमेगली मिलती है। रीनल में बेसिकली नो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रीनल फेलियर नहीं मिलते, पर क्रिएटिनिन का लेवल वगैरह बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अपने को प्रोटीन यूरिया वगैरह अपने को मिल सकता है, हीमेटूरिया वगैरह मिल सकता है, ठीक है। कास्ट मिल सकते हैं, ठीक है, यूरिनरी कास्ट वगैरह मिल सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे गाइस ना, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह भी होता है, तो एपिटेक्सिस वगैरह होना, हीमोप्टोसिस वगैरह होना, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है पेशेंट में। तो ये विल्स डिजीज़ हो गया। तो विल्स डिजीज़ के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब डायग्नोसिस गाइस इसका हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, कल्चर से, पीसीआर वगैरह से, कल्चर से, पीसीआर से। एक यहाँ पे होता है आईजीएम से, हम लोग इसका बना सकते हैं, आईजीएम से, कल्चर और पीसीआर से इसका हम लोग डायग्नोसिस बना लेते हैं लेप्टो का, ठीक है। तो कल्चर पीसीआर करा सकते हैं हम लोग, या फिर आईजीएम, या फिर इसको हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब भाई टिटनेस तो आपको पता है, वहाँ पे 2 टॉक्सिन रिलीज होता है, टिटेनोलाइसिन, टेस्टोनोप्लास, टिटेनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन। तो टिटेनोस्पाज्मिन सबसे होता है इसमें, पूरी बॉडी जो होती है, मसल क्या होती है वहाँ पे स्पाज्म में चली जाती है। तो वहाँ पे पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को हमेशा रेस्ट कराना है, क्योंकि थोड़ी सी भी स्टिमुलाई मिलेगा ना तो उसकी बॉडी अकड़ने लगती है इसमें पेशेंट में, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम टिटनेस से कॉज होता है यहाँ पे, सबसे पहले लोकल होता है, टिटनाई होता है, लोकल मतलब उसी जगह पे होना, ठीक है। नियोनेटल टिटनेस और जेनेटाइट टिटनेस में ये ऑलमोस्ट ज़्यादा फर्क नहीं होता, उसमें भी पूरी बॉडी जो होता है, जैसे उसमें फेस में इन्वॉल्व कर दिया तो फेशियल ट्रेनिस्मस वगैरह मिलता है। उसके बाद ओपिस्टोटोनस, पूरी बैक अकड़ जाना, तो ये सब चीज़ें उसमें पेशेंट में मिलती हैं। डेथ भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल जो होती हैं अगर वो स्पाज्म में चली जाए तो ये मिलती है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, इसका इसमें वो होता है कि गाबा जो वहाँ पे इनहिबिटर होते हैं ना, ग्लाइसिन और गामा जो इनहिबिटरी होते हैं, वो वहाँ पे क्या होते हैं, उन वो बेसिकली वहाँ पे सिक्रेट नहीं हो पाते हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं, जो जो अपना इनहिबिटरी होते हैं ना वो वहाँ पे इनहिबिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे कंटिन्यू स्टिमुलेशन होते लगता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन और गाबा जो बेसिकली होता है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, तो लॉक जॉ हो गया, ठीक है। ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वगैरह होती है पेशेंट में, ठीक है। ये हो गया अपने को। तो यहाँ बनने में थोड़ा सा भी स्टिमुलस मिलेगा तो ना बंदा जो होता है उसकी बॉडी अकड़ने लगती है, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, वायरल इन्फेक्शन कवर करेंगे, ठीक है।